हेलो दोस्तों, चलो आज के प्रश्न पढ़ना शुरू करती हूँ। हेलो दीदी, लास्ट एपिसोड में एक सवाल था किसी का पति के ऊपर कि पति वैसे हर तरह से अच्छे हैं लेकिन खुद के परिवार के लिए नहीं सुन सकते, चाहे वो गलत हो, और जो भी गलत चीज़ देख भी लेते हैं उसके लिए तब भी उनको सही ही बोलते हैं और मुझे गलत। मैंने अब उनके परिवार से रिलेटेड बोलना ही बंद कर दिया, लेकिन बात यह है कि मेरे हस्बैंड अपने परिवार वालों को मेरी हर बात बताते हैं। ऐसा मुझे नेक्स्ट टाइम उनके काम या बातों से नज़र आता है। ना ही मेरे सामने वो कोई बात करते हैं, लेकिन जब मैं नहीं होती हूँ तो मेरे हस्बैंड को सास ससुर सब बताते हैं। ऐसा देखकर अब मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं और मैं अपने हस्बैंड पर विश्वास नहीं करती। पहले से कम हो गया है, रिश्ता ख़राब होता जा रहा है। मेरी सास बहुत मीठा बोलती हैं, मेरे हस्बैंड हर तरह से सबके लिए अच्छे से अच्छे सामान देने को कहते हैं, जबकि उन्होंने कभी नहीं दिया। अपनी बेटी के लिए बोल बोल कर करवाती हैं। देवर की शादी में भी सब किया और फिर सास और देवर की वजह से डिवोर्स हो गया। लड़की छोड़ कर चली गई, अब दोबारा शादी है, उसमें भी हस्बैंड ने ही करना है। हस्बैंड को सब दिखता है, फिर भी कमाने वाले सब हैं, देवर ससुर जी, लेकिन सब कुछ करवाते मेरे हस्बैंड से ही हैं। आज तक हमारी अगर लड़ाई हुई है तो सिर्फ ससुराल वालों की वजह से। क्या करूं, समझ नहीं आता। अब हस्बैंड को कुछ दिख नहीं रहा तो समझाऊं, लेकिन देखने के बाद भी सब पता है, फिर क्या करूं? प्लीज़ बताएं दीदी। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, आप बहुत इंस्पायर करते हो, पर मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मेरी उम्र अब 40 होने वाली है और मेरी नौकरी है, लेकिन कुछ अपना काम करना चाहती हूँ। सबका कहना है लेकिन जो भी काम मैं करना चाहती हूँ वो सब छोटे हैं या उनमें कंपटीशन बहुत है। शांति से नौकरी करो, प्लीज़ कुछ बताएं। अब अगला है, इन्होंने जस्ट अपनी स्टोरी शेयर की है, कोई क्वेश्चन नहीं है इनका, लेकिन ये जस्ट बताना चाह रही हैं ताकि जो लोग ऐसी सिचुएशन में हो उनको एक वो मिले कि ऐसी भी लाइफ लोग जी रहे हैं। तो अगर आप इससे बेटर कंडीशन में हैं तो जस्ट बी ग्रेटफुल। मैम, आपको मेरा प्रणाम। मैं भी अपनी लाइफ स्टोरी बताना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि आप सोल्यूशन बताएं, बल्कि इसलिए कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी कहानी भी कोई सुने। मेरा नाम सोनी है, मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरे हस्बैंड फॉरेन में रहते हैं, मेरी सास बहुत स्ट्रिक्ट हैं। दोनों बच्चों को डिलीवरी के लिए मायके भेज दिया और ज़रूरत चीज़ें भी बहुत ताने मार के देती हैं। कॉटन की साड़ी पहनो, सर पे पल्लू रखो, सारे काम करती हूँ, इकलौती बहू हूँ घर की, तो मायके जाने नहीं देती, मायके वालों को आने नहीं देती। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आपके बच्चों को पढ़ाती हुई देखती हूँ तो खलता है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। सास ससुर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। प्लीज़ रीड। तो मैंने पढ़ लिया है और आई होप कि लोगों ने सुना होगा। अब है, मैम मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरी सास पहले बहुत ठीक थी, अच्छे से रहती थी। मेरी ननद के शादी के बाद मेरे साथ रोका टोकी करने लगी है। मुझे इस चीज़ से घुटन होती है और हमेशा मुंह फुलाना, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं, आप बताओ। अगला प्रश्न है, बेटी जब बड़ी हो रही होती हैं तो उनको मेंस्ट्रुएशन के बारे में कैसे बताया जाए। तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देखना, उसमें जवाब मिल जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरी भाभी मेरी मम्मी से अच्छे से बात नहीं करती, वो बस भैया से ही बात करती हैं, और जब वो कुछ गलत करती हैं उन्हें बताओ तो वो उल्टा जवाब देती हैं, जो मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं भी उनसे कभी बात नहीं करती। क्या मैं उनसे ना बात करके सही कर रही हूँ? मम्मी मुझसे बोलती हैं कि मुझे भी किसी के घर जाना है, तो किसी से गुस्सा रहना अच्छा नहीं है। प्लीज़ हेल्प मी। मेरा मेंटल पीस ख़राब कर रही हैं मेरी भाभी। अब एक हैं सब्सक्राइबर, इनका नाम लूँ या नहीं लूँ, लेकिन इन्होंने मुझे रोड पे देखा तो इनको बहुत अच्छा फील हुआ। अगर आप मिल लेती तो मुझे भी तभी के तभी अच्छा फील हो जाता। खैर, आज मुझे पढ़ के अच्छा लग रहा है। अगला है, अपने जॉब की प्रिपरेशन के बारे में वीडियो बनाना प्लीज़। ठीक है जी, अब चलो आगे। मैम मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करें, इट्स अ सीरियस मैटर। मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, सास बड़े बेटे का ही साथ देती हैं, ससुर कभी इधर कभी उधर, मेरे हस्बैंड को अकेला कर देते हैं। अब हम सोच रहे थे कि सास ससुर के रहते दोनों भाइयों को इक्वल थोड़ा बहुत मिल जाए, बट वो मेरे हस्बैंड को प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते। कैसे डील करें? सब एक तरफ और हमें बुरा साबित कर देते हैं। अब एक आया घूंघट के ऊपर, क्योंकि इस वाले जिस एपिसोड 26 के मैं सवाल बता रही हूँ उसमें घूंघट के ऊपर एक टॉपिक आया था कि मेरी तो सास पकड़ पकड़ के खींचती थी सिर से पल्लू, उनको 1 हाथ लंबा घूंघट चाहिए था। अगर सास पास में नहीं है तो ननंद बोलती थी घूंघट कर ले। सेम इसका रिप्लाई भी ऐसा ही आया कि हाथ पकड़ के घूंघट खींचा जा रहा है। नेक्स्ट,
Hi Di, I am preschool teacher from last 2 year and this year my B.Ed will complete in March. I have child, he studies in third standard. Before school I worked in office but due to COVID and my child study I changed my profession and opt for teacher. अब इनका जो बात है आगे की सारा इंग्लिश में ना पढ़ के, क्योंकि मेरी ऑडियंस हिंदी वाली है, मैं ये बताऊं कि इन्होंने अपना स्कूल जो भी प्री स्कूल वाला चल रहा है इनका बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये कंफ्यूज हैं कि अब जब इनकी पढ़ाई आगे की पूरी हो गई है तो ये आगे के स्कूल के लिए ट्राई करें, क्योंकि लोगों ने इनके दिमाग में डाल दिया कि आगे वर्कलोड भी बहुत होगा, टेंशन भी बहुत होगी, लेकिन अभी आप बिल्कुल बढ़िया हो। तो ये कंफ्यूज हैं कि मैं आगे के लिए सोचूं या फिर इसके लिए ही जैसे हमारी नॉर्मल नौकरी मज़े की चल रही है वो चलती रहे। तो ये इनका क्वेश्चन था। अब है जी, मैम मेरे 2 बेटे हैं, दोनों नॉर्मल हैं, बट सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम मेरी कंडीशन बहुत बेकार रही थी, मैं बहुत बीमार रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने वो 9 मंथ निकाले क्योंकि मुझे एक बेटी चाहिए थी। अब फिर से मुझे सेकंड बेबी बॉय हो गया, अब वो मार्च में 5 साल का हो जाएगा। मैं फिर सोच रही हूँ कि एक चांस ले लूँ, शायद अब बेटी हो जाए, बट एक तरफ डाउट हो रहा है कि कहीं फिर से बेटा ना हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए। आई नो बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, फर्स्ट बेबी 10 ईयर्स का होने वाला है और सेकंड 5 का। अभी 11 ईयर्स हुए हैं मेरी है शादी को, हबी को अपना बिजनेस है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस बेटी नहीं है हमारे घर में, सिर्फ उसकी कमी है, तो मुझे बहुत खलती है बेटी की कमी, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये थे एपिसोड 26 के वो प्रश्न जिन पर हम आज बातें करने बैठेंगे। तो चलो अपने साथ की बहनों की इन समस्याओं पर, इन विचारों पर आओ बहन बातें करें। अब देखो ये क्वेश्चन खुला हुआ है, तो मैं लास्ट वाले से ही फर्स्ट वाले की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन था कि 2 बेटे हैं, नॉर्मल कंडीशन है बॉडी की भी और फाइनेंशियली भी ठीक है, उनको एक इच्छा है बेटी की, लेकिन साथ में डर है कि बेटा ना हो जाए। तो देखो ये तो रिस्क बना रहेगा, या तो आप उस लेवल तक जाओ जहाँ गलतियाँ आदमी करते हैं, इंसान करते हैं कि जेंडर चेक करवाते हैं, तो वो होता है कि वो रिस्क अगर है तो उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक अगर आप ठीक ठाक वे में सोचो, एक पॉजिटिव एक नॉर्मल कंडीशन में, तो प्रेगनेंसी में बेटा होगा या बेटी, ये रिस्क तो रहेगा, तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपकी बेटी हो गई आपको मुंह मांगी मुराद मिल जाएगी, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। लेकिन अगर आप बेटा आपको हो जाता है तो क्या आप ओके रहोगे? इट्स ओके वाली कंडीशन है, फाइनेंशियली और फिजिकली मेंटली आप तैयार हो एक तीसरा बच्चा पालने के लिए, अगर वो बेटा भी होता है तो अगर आप ठीक है, अगर हो गया तो हो गया, तो वो वाली चीज़ है तो आप ले लो, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही बच्चा होना चाहिए, 2 ही। कंप्लीटली पेरेंट्स की फिजिकल मेंटल और फाइनेंशियल कंडीशन ये डिसाइड करती है, उनका आपस का रिलेशन ये डिसाइड करता है कि वो कितने संतानें होंगी उनकी, है ना। तो अगर आपको लगता है कि हो सकता है आराम से, तो तीसरा बच्चा कीजिए प्लान, अच्छा है, 2 से 3 हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जैसे मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो अगर मैं पर्सनल अपने कंडीशन को उस जगह पर रख के देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जितना भी मैंने अब तक देखा है, कि संतान में ज़िद कर लेते हैं करने वाले, लेकिन अच्छी होती नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि बेटी के चक्कर में, जैसे बेटे की बहुत लालसा होती है तो उस चक्कर में बेटियां होती चली जाती हैं। कई जगह ऐसा देखा है कई परिवारों में कि बेटी की लालसा होती है, इस चक्कर में बेटे लाइन लग जाती है, 4-4 5-5 लड़के हो जाते हैं कि नहीं बेटी ही चाहिए। तो इस मामले में मुझे लगता है ज़िद करनी नहीं चाहिए, ऊपर वाला बैठा है हिसाब लगाने के लिए, उसने जो हमें दिया ठीक है, लेकिन अगर हमारी गुंजाइश है 3 बच्चे पैदा करने की, पालने की, देन गो फॉर इट। बेस्ट ऑफ लक। प्रार्थना करूँगी कि आपकी बेटी हो जाए और आपकी इच्छा पूरी हो। अब चलते हैं अगले वाले पे, जो प्री स्कूल में पढ़ा रही हैं लेकिन अब क्वालिफिकेशन हो गई, अब वो अपनी कंफर्टेबल जॉब को छोड़ें और दूसरी जॉब के लिए ट्राई करें, या अपने कंफर्ट जोन में जैसे चल रहा है नॉर्मली चलता रहे। उनके घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वो अपना लेवल अप करना चाह रही है इसमें। तो अब इसमें मैं क्या कहना चाहूँगी, तो देखो अगर आपको लाइफ में ग्रो करना सच में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको ग्रो करना है, तो कंफर्ट जोन आपको हमेशा अपना छोड़ते रहना पड़ेगा हर थोड़े टाइम बाद। जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन में अटक जाते हो, वहाँ आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। ठीक, दूसरी बात कि वर्कलोड बढ़ेगा, काम का प्रेशर, और जी मतलब पॉलिटिक्स होगी, ये वो, तो देखो ये तो पार्ट ऑफ वो है, वो अगेन वाली बात कि कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है, आपका छोटा बच्चा भी है, सब कुछ है, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है
है ना। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई इस टाइम पे किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारी प्रायोरिटी सबसे ऊपर टॉप मोस्ट क्या है अपने लिए पर्सनल, तो दैट इज़ मेंटल पीस। क्योंकि जितने भी मैं काम कर रही हूँ उसके लिए अगर मेरा दिमाग शांत नहीं है, मेरे दिमाग में कोई टेंशन आ चुकी है, तो वो सारे काम रुक जाते हैं, चाहे वो घर का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हो, ठीक है ना। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो होती है कि मैं दिमाग से शांत रहूँ, ठीक रहूँ। अगर मैं दिमाग से ठीक हूँ तो फिर मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा लूँगी, इसीलिए निभा पाती हूँ। लेकिन अगर मेरे लिए पैसा या मेरे लिए रिश्ते, कि मैं किसी पर्टिकुलर बंदे या इन रिश्तों को भाई किसी भी कीमत पे खोना नहीं है, इन रिश्तों के लिए किसी भी तरीके से इनका मुंह ना बन जाए, अगर मेरे लिए वो प्रायोरिटी है तो फिर मैं उनके लिए अपनी जॉब, करियर, मेंटल पीस उसको छोड़ूंगी, ठीक है ना। तो आप अपना एक बार मन टटोल के ये देखो आपके लिए प्रायोरिटी है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है। अगर आपको लगता है कि इस वाली जॉब में रह के और आप आराम से अपना मेंटल पीस मेंटेन करके एक अच्छा टाइम वर्क प्लेस पे बिता के अपने बच्चे के साथ भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, और अगर आप एक प्री स्कूल टीचर बन के ही रिटायर हो जाती हैं तो इट इज़ ओके, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि हमें सबको इंटर कॉलेज तक जाना है या डिग्री कॉलेज तक जाना है, वही हमारी आखिरी मंजिल है। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लेवल के हिसाब की चीज़ नहीं है, आपको इससे ऊपर का चीज़ करनी चाहिए, नहीं की तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगी, तो फिर आपको 100% जाना चाहिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। और हर जगह वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स हो, ये सब हो, ज़रूरी नहीं होता, आपकी किस्मत होती है, कई बार आपको अच्छा वर्क प्लेस जैसे यहाँ मिला है वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये आप अपने मन में टटोलो कि आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट क्या है। अपना जो इस टाइम पे चल रहा है आप उसको किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती, मेंटल पीस आप रिस्क नहीं ले सकती उसका, या फिर आपके लिए ग्रो करना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ रहीं तो आप परेशान हो जाओगी। दोनों ही सूरतों में यहाँ से शांत आप जिस कंडीशन में रहोगी उसके लिए जाओ। अब जो आया था ना घूंघट वाला कि सास या नंद हाथ से पकड़ पकड़ के घूंघट नीचे करती हैं, तो उनका हाथ मतलब यूज़ होने दो, ठीक है, कर रही है ना इतना करके, लेकिन फिर बैठ जाओगे, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, काम कैसे करूँ, चलूँ कैसे, मैंने तो घूंघट किया हुआ है। सबसे बढ़िया इलाज है, जैसे आरजे करिश्मा की रील्स मैंने देखी है ना, वो सेम चीज़ की जब सास और नंद या कोई भी बेतुके आदेश आपके ऊपर थोप रहे हैं, बेतुकी बातें आपसे कर रहे हैं ना, तो जवाब भी फिर बेतुके ही आते हैं, तभी फिर समझ में आता है कि हम गलत कर रहे हैं। क्या तुक है, मेरी तो समझ में नहीं आता ये चीज़। तो ठीक है, परिवार का प्रेशर होता है, मैं मानती हूँ कि विद्रोह करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप उसे कम करने की कोशिश तो कर ही सकती हैं अगर आपको दिक्कत है। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि ठीक है इतना लंबे घूंघट में आप काम कर सकते हो, देन गो फॉर इट, कोई ज़रूरत नहीं है घर में कलेश करने की। लेकिन अगर हम काम ही नहीं कर पा रहे, चल ही नहीं पा रहे, अभी पूरी पिक्चर बनी थी घूंघट के ऊपर, बीवियाँ बदल गई थी, है ना, तो नहीं बनता लॉजिक। पर जिन घरों में है उनके लिए वही है कि अगर आपको चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो फिर आपको इसके लिए बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। ऑब्वियसली जब आप एंटी बोलोगे तो थोड़ा कलेश भी होगा, लेकिन जब आप घूंघट के साथ काम नहीं कर पा रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो, कैसे करोगे फिर? या तो यही है कि घूंघट डालो और बैठ जाओ कि भाई मैं घूंघट करके बैठी हूँ, मुझे नहीं दिख रहा। तो ये एक चीज़ होती है। एक होता है कि हमने घूंघट, हमें करना भी नहीं है, काम हम सारे कर रहे हैं। तो मेरे साथ तो प्रॉब्लम ही यही थी कि सिर पे अगर मैं रख भी लूँ ना तो मैं सिर पे ही रखती रहती थी, मेरे से काम ही नहीं होता था, तो बड़ी परेशानी होती थी। एंड में यही हुआ कि भाई ठीक है अब तक चल गया, मेरे बच्चे हैं और काम इतना बढ़ चुका, मैं नहीं कर पाऊँगी इसके साथ, देन ख़त्म। तो आप देख लो, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो करो, मत करो कलेश। लेकिन अगर सच में मैनेज नहीं हो रहा तो फिर नहीं हो रहा मैनेज, तब कह दो कि भाई नहीं हो रहा। और अगर आपको घूंघट करवाना है तो फिर मैं घूंघट करके बैठती हूँ, काम तो नहीं कर पाऊँगी मैं इसके साथ। अब जो दो भाइयों वाला था कि सीरियस मैटर है, जो मुझे क्वेश्चन कर रही हैं वो जिठानी हैं, उनका कहना है कि वो देवर देवरानी को सब कुछ देते हैं, हमें कुछ नहीं पूछ रहे। उसके रिप्लाई में जिनका आया वो जिठानी नहीं है, वो देवरानी है, और उनको लगता है कि जेठ जेठानी को सब कुछ दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। तो इन दोनों जवाबों से आपको क्या समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर बड़ी बहू हमेशा फ़ायदे में है या छोटी बहू हमेशा फ़ायदे में है। ये डिपेंड कर रहा है घर के बड़े बुजुर्गों पे, जो फॉल्ट हो रही है वो वहाँ से हो रही है, जो घर के बड़े बूढ़े हैं, है ना, वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, दोनों बच्चों में या तीनों में, चारों में, जितने भी बच्चे हैं उनमें वो कहीं ना कहीं ऊंच नीच कर रहे हैं अपने स्तर पे,
और रिजल्ट क्या हो रहा है, खुद वो जब चले भी जाएंगे ईश्वर के पास, लेकिन वो बच्चों के बीच में ऐसा बीज बो जाएंगे कलह का जो कभी नहीं बढ़ता। तो ये कमी घर के बड़े कर जाते हैं, जाने अनजाने। जान के तो कोई अपने बच्चों के लिए क्या ही बुरा करेगा, लेकिन उस टाइम पे भावनाओं में आके मति ऐसी फिर जाती है, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं, तो आदमी कुछ का कुछ कर जाता है कि इसको दे दिया, उसको नहीं दिया, इसको कम दे दिया, उसको ज़्यादा दे दिया। उसको लगता है कि जो मेरी सेवा कर रहा है मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। कई बार तो उल्टा है, जो सेवा कर रहा है उसको नहीं दे रहे होते, जो कुछ भी नहीं कर रहा उसको दे देते हैं, ऐसे भी होता है। लेकिन इन समस्याओं का हल क्या है, आप घर के बड़ों को नहीं बदल सकते, एक एज के बाद इंसान नहीं बदलता। तो जिसको अकल आनी होती है, समझदारी, क्लैरिटी, वो 40-45 में ही आ जाती है, उसको चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं। और जिसे नहीं आनी होती वो 60-70 का होके भी नहीं आएगी, उसमें वही रहेगा कि ईगो है या कुछ है, इसने मुझे आधी बात बुरी कह दी, ये बच्चा बेदखल, इसने मुझे 2-3 बातें अच्छी कह दी, चलो थोड़ी चाटुकारिता कर दी, ये बहुत अच्छा हो गया। तो वो एक एज के बाद भी वो उन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन असल में सही, असल में बुरा, या बुरे भले हैं भी तो बीइंग अ माँ बाप हमें बराबर करना चाहिए, ये इस डिसीजन को लेने की क्लैरिटी नहीं आती कई बार। ठीक है जी। तो अब आप घर के बड़ों को तो बदल नहीं सकते, घर के बड़ों को क्या, आप किसी को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हो। अगर आप हमेशा, मैंने सास ससुर के पैसे को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा यही रहता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी खुद को घिस के वो पैसे कमाए हैं, चाहे वो 1 लाख हो या 10 करोड़ हो, उन्होंने कमाए हैं, उनका पैसा है। वो चाहें तो अपने किसी एक बच्चे को दें, चाहे तो सब में बांटें, चाहे तो किसी को ना दें। उस पर अगर आप नहीं रखोगे ये कि भाई ये हमारा है, आप उतने फ्री रहोगे। अगर आप शुरू गृहस्थी से अपना दिमाग ये बना के चलोगे कि मुझे अपने परिवार का, अपने बच्चों का फ्यूचर फाइनेंशियली खुद सिक्योर करना है, तो आप उसी हिसाब से कमाने के लिए मेहनत करोगे, उसी हिसाब से प्लान करोगे। ठीक है, साथ में अपनी फैमिली को, जॉइंट फैमिली जो है उसको थोड़ा बहुत दे भी दोगे। लेकिन अगर आप रहोगे माँ बाप के पैसे के भरोसे, आप ज़िंदगी में ढंग से कुछ कर नहीं पाओगे। और अगर वहाँ से आपको पैसे नहीं मिले, आपको पड़ गई वहाँ से लात, जैसे यहाँ पे हो रहा है कि भाई हमें लगा था कि मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला, तो आप उस फाइनेंशियल झटके से जल्दी उबर नहीं पाते, क्योंकि आप तो उसी के भरोसे बैठे हुए थे। तो मैं हमेशा यही सलाह दूंगी कि सास ससुर के पैसे पे कभी भी सोच के मत बैठो कि ये हमें मिलेगा और तब हम कुछ करेंगे। अपना करते रहो, मिल जाए ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, आप फ्री रहोगे। और जब नहीं मिलेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पैसों के लिए आपके एटलीस्ट रिश्ते बच जाएंगे। तो उनके पैसे का वो छोड़ो, और जहाँ से हो, जब जितना है आपके पास उससे अब अपना शुरू करो कि भाई अब हमें ज़ीरो से ही समझिए, लेकिन अब अपनी फाइनेंशियल डोर जो है वो अपने हाथ में लेनी है और यहाँ से अब हमें दोबारा रीस्टार्ट करना है। अब जो आया था एक अनमैरिड लड़की का कि उसकी भाभी उसकी मम्मी से ढंग से बात नहीं करती, केवल भाई से बात करती हैं, अगर उन्हें कुछ बताओ तो उल्टा जवाब देती हैं। इस चक्कर में इन्होंने अपनी भाभी से बात करना बंद कर दिया। अब इनकी मम्मी इन्हें समझा रही है कि भाई तुम्हें दूसरे घर जाना है तो बात बात ऐसे करना, नाराज़ होना ठीक नहीं है। मैं क्या सलाह दूंगी आपको कि आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, आपकी मम्मी को रहना है वहीं। अब आपकी भाभी आई हैं, हो सकता है वो ना खुल पा रही हों, बाद में खुल जाएं, ठीक हो जाएं। और कुछ हो सकता है, कुछ पीस ही ऐसे होते हैं कि उन्हें चाहिए ही सिर्फ पति, उनको और किसी से टर्म्स कंडीशन या मीठा बोलना या कुछ भी, उन्हें कोई दिलचस्पी होती ही नहीं उसमें। तो उनका टारगेट ही वही होता है कि बस मेरा पति मुझे मिलेगा एंड दैट्स इट, और उसके बाद मेरा बाकी परिवार से कोई मतलब नहीं। तो जब वो मतलब नहीं रखना चाहती तो वो उन पर एनर्जी भी वेस्ट नहीं करती। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगर मम्मी आपकी वहीं रहेंगी, जब तक हैं तब तक उनके भाई भाभी आपके जो हैं वो उनका ध्यान रखेंगे टेक्निकली। आपको कल को शादी करके दूसरे घर जाना है, ठीक है, तो एक शादी के बाद जो लाइफ चेंज होती है, हो सकता है आप भी भाभी को अभी समझ ना पा रहे हो। तो आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अपनी मम्मी के चक्कर में भाभी से आप मत बिगाड़ो। अगर आपकी मम्मी ही नहीं बोल रही या आपकी इतनी बड़ी बात बिगड़ गई कि आपकी मम्मी को ही प्रॉब्लम है और वो कहें कि भाई मेरी तो ये है नहीं, तू क्यों बात कर रही है, उस दिन कंडीशन चेंज होंगी। तब आप छोड़ो कि हाँ भाई मेरी माँ की नहीं है तू, या इतना बुरा तूने कर दिया कि मेरी माँ नहीं बोल रही, तब मैं भी नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर आपकी मम्मी बात कर रही हैं,
आपके भाई बात कर रहे हैं, तो आप क्यों बीच में बिना मतलब बुरे बन रहे हो। तो जो आपकी मम्मी कह रही है, मैं भी आपको यही सलाह दूंगी कि आप बहुत ज़्यादा इसमें मत घुसो, बड़ों के मैटर हैं, उन्हें करने दो। और हो सकता है धीरे धीरे स्थिति बदले। आप जब अपनी शादी करके ससुराल में जाएंगी तो तब तक ये भी मतलब ये किसी भी तरफ जा सकता है, रिश्ता भी और सिचुएशन भी। लेकिन अभी आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप मत पड़ो इस चीज़ में, नॉर्मल रहो। नहीं आपको बहुत ज़्यादा घुट के बात करनी, नॉर्मल बातें कर लो, लेकिन बिल्कुल कटो मत। अब एक क्वेश्चन जो आया था कि पहले उनकी सास ठीक थी, लेकिन जब से नंद की शादी हो गई तब से रोका टोकी शुरू कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो उनकी बिटिया घर ससुराल में जाके एडजस्ट नहीं कर पाई, या कुछ भी है, उसको परेशानी हो रही है और फ्रस्ट्रेशन वो यहाँ निकाल रही है कि उनको ऐसा लगता होगा मेरी लड़की को तो इतना टोक रहे हैं, मैं इसको नहीं टोक रही। एक होता है ये चीज़ भी, मे भी वो कंडीशन हो। तो अब रोका टोकी हर टाइम मुंह बना के रखना, ये वो, अगर पहले ठीक थी तो मेरे हिसाब से आप एक बार बैठ के बात कर लो, 1 बार 2 बार 10 बार, कि क्या हो गया सडन, मतलब आपके अंदर चेंज दिख रहा है, सब ठीक है, दीदी परेशान तो नहीं है, या क्या दिक्कत हो गई। तो मैं भी कुछ निकल के आए, क्योंकि अगर कोई बंदा सडन चेंज होता है तो कुछ ना कुछ हुआ होता है। हो सकता है वो हमारी तरफ से हुआ है, हो सकता है वो अंदर उसकी और किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर आ रहा है। तो आपको इस बारे में अपनी सास से ना थोड़ी सी बात करनी चाहिए, या फिर केयरफुली ऑब्जर्व करो कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्यों वो ऐसा कर रही हैं। तो जब कारण पता होता है तो फिर हम उसका निवारण अच्छे से कर पाते हैं। अगर हमें कारण ही नहीं पता तो फिर हम क्लूलेस रहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो आप पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में दिक्कत है क्या। अभी उनको सडनली, अगर वो पहले ठीक थी तो आप सोचो कि जवाब दे दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। बीइंग अ बिगर पर्सन आप देखो कि पहले ठीक थी तो अब हुआ क्या है, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है शादी के बाद अगर शुरू हुआ तो वो यही है, या तो अपनी बेटी को मिस कर रही है कि इरिटेशन यहाँ निकल रही है, या फिर वही है कि उन्होंने आपको ठीक से रखा होगा और उनकी लड़की शायद ठीक नहीं रह रही होगी, इसलिए उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी। नेक्स्ट इसकी 40 की एज होने वाली है और वो हैं नौकरी पर, लेकिन वो फिर और कुछ करना चाहती हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप लोगों की मत सुनो। कह रहे हैं ना कि चैन से नौकरी करो। अगर आपको उस नौकरी में चैन मिल रहा होता तो सच में वो आइडियाज़ आपके दिमाग में आते नहीं। और अगर आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसका मतलब उनको करके ही आपको चैन मिलेगा। लेकिन तैयार रहिए डबल से ट्रिपल शिफ्ट होने के लिए, जैसे मैं कर रही हूँ। नौकरी भी रहेगी, घर भी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं बांटेगा स्टार्टिंग में। आपकी अपनी, कहना चाहिए वो चुल होती है कि भाई मुझे करना है, तो उस चुल का परिणाम भी आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। शुरू में कोई सपोर्ट आपको नहीं करेगा। तो तैयार रहो फिजिकली ट्रिपल ड्यूटी के लिए। और अगर है तो करो, गो फॉर इट। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आपका मन है करने का तो करो। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि पति वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पिछली बार ये बात आई थी, लेकिन जब उनके घर वालों की बात करो तो वो एकदम बिदक जाते हैं, उस पर कुछ नहीं सुनते। तो मेरा सोल्यूशन उस पर यह था कि जो चीज़ें अच्छी हैं उस पर काम करो। जिस लेवल का आपके पति का अपने घर वालों से रिश्ता है, उस लेवल की बॉन्डिंग जिस दिन आपके साथ बन जाएगी, तो जैसे उनके सही गलत होने पर भी वो उनके साथ ही खड़े, आपके साथ भी खड़े होंगे। ठीक है ना। लेकिन अब इस पे क्वेश्चन आया कि उनको ऐसा लग रहा है, और लग कह रहा होगा, कि अपने घर वालों से वो अपनी पत्नी की सारी बातें बता देते हैं, उनकी यहाँ पे आके बताएं ना बताएं। तो अब उनको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, अपने हस्बैंड से वो बात करें नहीं करें, इस चक्कर में रिश्ता ख़राब हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ दिल खोल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो बातें वहाँ जाएंगी जो लोग आपके एंटी हैं। तो आप कैसे ही करोगे। ठीक। दूसरी चीज़ क्या हुई, फाइनेंशियल, कि देवर भी कमा रहा है, ससुर भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी खर्चा जो है वो हस्बैंड से करवा रहे हैं। तो उनको दिक्कत यह है कि देखते भालते भी जब आदमी को नज़र नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। तो देखो इसमें 2 पॉइंट आए, दोनों की ध्यान से सुनना। जो बात आई ट्रस्ट इश्यूज की, अपनी कोई ऐसी बात जिसका यूज़ आपके ससुराल वाले आपके अगेंस्ट आपको ताने देने में कर सकें, वो बात आपको अभी अपने हस्बैंड के सामने भी नहीं करनी। मान के चलो कि ये उन्हीं में से एक है, बाकी की चीज़ें हैं वो करते रहो। ठीक है ना। राशन पानी ये सब, अब आप ये मान के चलो कि आपके घर में क्या बन रहा है, आप कैसा ध्यान रख रही हैं उनका, बच्चों का, ये सब चीज़ें अगर आपको लग रहा है वहाँ पे जा रही हैं, तो आप पक्का मान के चलो कि वो जा रही हैं।
सब चीज़ें अपने हिसाब से थोड़ी जितना हो सके ठीक ठाक रखो, आपका ही परिवार है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि ट्रस्ट इशू के वजह से जो रिश्ता खराब हो रहा है। तो देखो, ट्रस्ट इशू केवल वही मैंने बताया, जो ताने देने वाली बातें हो सकती हैं उनको मत करो, बाकी चीज़ें नॉर्मल बातें, नॉर्मल एक एटमॉस्फेयर, एक रोमांटिक बॉन्ड अपने हस्बैंड के साथ, उसको अगर वो कच्चा हो भी रहा है तो उसे कच्चा मत होने दो, उसको मजबूती से बनाए रखो। क्योंकि जो पिछले में बताया था कि जो चीज़ें ठीक हैं उन्हें और अच्छा करो, उन्हें और मजबूत करो, वो ही इस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगी, ठीक है ना। तो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में जो अच्छी बातें हैं उनको बढ़ाओ, जो चीज़ें खराब हो रही हैं ये इस पे इतना डीप मत जाओ कि उफ ये मेरा पति है और ये मेरी बातें वहाँ जाके बता रहा है। कुछ एक बातें बता रहे होंगे, सब कुछ नहीं बताते। जो आपके पति पत्नी की बेहद अंतरंग बातें होंगी ना, वो अपने पास ही रखेंगे इन नॉर्मल कंडीशन। तो आपको उसी जोन में वो चीज़ें बढ़ानी हैं जो आपके बिल्कुल पर्सनल पल हैं, कि भाई हाँ, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी फेवरेट रेसिपीज़, हम क्या बनाते हैं, उनके पसंद के कपड़े, आपकी पसंद के कपड़े, अपना घर सजाना, एक अपनी दुनिया छोटी सी इतनी सुंदर सी बनाओ कि उनका मन उसमें लगने लगे, पहली चीज़। दूसरी क्या है, जो अभी रिश्ता थोड़ा कमज़ोर हो रहा है ना, उसको इससे ज़्यादा कमज़ोर नहीं होने देना, ये मान के चलो अपने मन में अच्छे से, क्योंकि एक बार बात बिगड़ने लगती है तो फिर बिगड़ती चली जाती है, चेन रिएक्शन होता चला जाता है, एंड में सही आपको ही करना पड़ता है। इतनी बुद्धि नहीं होती और किसी में कि वो चीज़ें ठीक कर सके, वो फिर जिम्मेदारी औरत पे आ जाती है। अपना गुस्सा, ईगो एक किनारे रखे हो, फिर सब कुछ आपको ही ठीक करना है, तो उतना बिगड़ने मत दो कि वापस ठीक करने में उतनी प्रॉब्लम आए। दो बातें हो गई। तीसरी जो फाइनेंशियल है, आपके पति उनका वहाँ जाके अगर खर्चा कर भी रहे हैं ना, तो आप अपना जो आपका महीने का खर्चा है प्लस सेविंग, आप वहाँ पे कि भाई नॉर्मल सीधी सी बात ये रख दो कि मेरे घर का खर्चा मान लीजिए 50,000 है, 80,000 है, 1,00,000 है ये, और 20-30,000 रुपये मेरे महीने की सेविंग के, एटलीस्ट 10,000 रुपये सेविंग के, कि आप ये निकाल दो, उसके ऊपर जो बचे ठीक है, आपका परिवार है, आप खर्च करो। आप खुद से बोल दो, पता है रुकेंगे फिर भी नहीं, ठीक है ना। तो आप ये खर्च कर दो, तो एक तरफ आपका जो है फाइनेंशियल थोड़ा सा सिक्योरिटी बनी रहेगी, इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। आराम से यही बात करो कि देखो जी, वहाँ तो करते ही रहते हैं, करते ही रहेंगे, परिवार है, करना ही है, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत हमें जोड़ना चाहिए। कल को ये बड़े हो जाएंगे तो ये हमें ही कहेंगे कि भाई इतना कमा रहे थे डैडी, हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं। तो इनके लिए थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो कोई SIP, कोई FD, कोई पॉलिसी इंश्योरेंस की, इस तरीके की कोई चीज़ आप ले लो, ताकि आपके बच्चों का कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा सिक्योर होता रहे, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा इमरजेंसी फंड आपका बना रहे, तो वो जो डर आपके मन में है थोड़ा सा वो भी कम हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद की जो बचे ठीक है आप कर लो। एक चीज़ मैं वही बोल रही ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके और आपके पति के बीच का रिश्ता। अगर वहाँ पर पैसे देने के लिए वो रुक तो वैसे भी नहीं रहे, लेकिन आपने कह के अपना रिश्ता और ख़राब कर लिया, तो आप पैसे से भी गई, पति से भी गई। लेकिन अगर आपने आराम से अपने लायक थोड़े पैसे रखवा के, बाकी के पैसे आपने खुद से कह दिया कि ठीक है अब आप कर रहे हो तो कर ही रहे हो, सोच समझ के कर रहे होंगे, आप सोच समझ के ही कर रहे होंगे, इस तरीके की बातें अगर आप कर दोगे ना, पैसा तो जाएगा लेकिन एटलीस्ट पति के साथ आपका बॉन्ड बना रहेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं, आप सब कुछ गंवा दो, इससे अच्छा जो बच सकता है वो बचा लो, तो ये करो। और जो आपकी इनसिक्योरिटी अभी है, लेकिन अगर आप ये बात अपने पति को मनवाने में कामयाब हो जाती हैं कि थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं हम, बाकी का आप जैसे खर्च कर रहे हो करते रहो, अगर आपने महीने के 10,000 15,000 भी बचा लिए ना, तो भी आपके बच्चे जब तक बड़े होंगे आने वाले सालों में आपके पास एक फंड जमा हो जाएगा। तो जो इनसिक्योरिटी आपको घेरे हुए है कि सब कुछ लुट जाएगा, हम लोग फाइनेंशियली कगार पे आ जाएंगे, फिर वही वाली बात कि वहाँ से क्या मिलेगा, मैं हमेशा कहती हूँ उस पर उम्मीद मत रखो, तो आप संभले हुए रहोगे थोड़े से। और कहीं ना कहीं जब आपके पति इतना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, तो परिवार से रिवर्ट बैक मिले ना मिले, आपको भगवान की तरफ से ज़रूर मिलेगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को उस तरीके से देखो कि सब कुछ आप एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो एक टाइम पे आप चीज़ संभाल सकते हो, अपना और अपने पति का रिश्ता, उसको संभालो, और बाकी चीज़ों को सेकेंडरी पोजीशन पे रख के थोड़ा पैसा बचा लो, बाकी का आपको
फ़िलहाल के लिए मुद्दा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे होगा ये कि सभी कुछ जाएगा हाथ से। ठीक है ना। तो यहाँ पर एपिसोड 26 के सारे प्रश्नों के जवाब मैंने दे दिए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको घर और जॉब के बीच में तालमेल बैठाने में काम के लिए एक आइडिया, एक मोटिवेशन चाहिए तो आप आ जाओ लिव लाइफ इजी वाले चैनल पर, जहाँ पे मैं व्लॉग शेयर करती हूँ। और अगर आपको किफ़ायती और अच्छी क्वालिटी की शॉपिंग अच्छा करना पसंद है तो मेरे शॉपिंग चैनल है जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता, वहाँ पर मिलते हैं। तो तीनों चैनल पर मैं लगातार कंटेंट पोस्ट करने की कोशिश करती रहती हूँ। साथ ही जुड़ जाइए इंस्टाग्राम से, वहाँ पर आपको मिलती है मेरी लाइफ की लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।